साथियों, आप भी इस बात से परिचित हैं कि अपना जिला बिजनौर प्रतिभाओं की खान है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी व्यक्ति की जो जिला बिजनौर के एक छोटे से गांव नरावली के रहने वाले हैं और एक बेहद सामान्य किसान परिवार से हैं। हम बात कर रहे हैं दिव्य प्रकाश सिसोदिया जी, जिनका हाल ही में पीसीएस परीक्षा में चयन हुआ है। अपने परिवार का, अपने गांव का और जिले का उन्होंने नाम रोशन किया है और सपना साकार किया उस मां का जिसने अपने बेटे के लिए संघर्ष में दिन रात एक किया, क्योंकि उनके पिता का स्वर्गवास उनकी माध्यमिक शिक्षा के दौरान हो गया था। उसके बाद उनकी माताजी ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए खुद खाना बनाकर पैसे कमाए और उनकी फीस भरी। यहाँ तक कि जब उनकी पीसीएस परीक्षा की तैयारी में खर्चे की बात आई तो उन्होंने अपनी ज़मीन तक बेच दी और बेटे को पैसे दिए पढ़ाई के लिए। सर्च इंडिया दिव्य प्रकाश व उनकी माताजी के संघर्ष से सफलता के दौर को सलाम करता है। परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो एक मुट्ठी जमीन ही ली है, पूरा आसमान बाकी है। दिव्य प्रकाश जी, आपका स्वागत है सर्च इंडिया चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सफ़रनामा है ये एक कड़ी है उन व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने संघर्ष से सफलता तक के दौर को जीता है, महसूस किया है, उसको समझा है, उसको जाना है। तो पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा आपकी उपलब्धि के लिए। आपने पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है और जैसा आपका पुराना परिवेश रहा है, जो आपका संघर्ष का जो दौर रहा है, वो वाकई में इस देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो आइए बात करते हैं आपके जो आपका सफ़र रहा है संघर्ष से सफलता तक का, उस बारे में कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सर्च इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि देश के युवाओं की आवाज़ को आप आने वाले युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए आप निकाल कर ला रहे हैं। तो ये सर आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर, देश के युवाओं को मेरा यही संदेश होगा कि धैर्य के साथ अपने खुद पर विश्वास रखते हुए और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपना संघर्ष करिए। और संघर्ष करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास अभाव भी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभावों को आप अपनी ताकत बनाइए और इस तरह ताकत बनाइए कि आपके अभाव ही आपकी मेहनत में चार चांद लगा दे। जैसे कि मैंने किया, मैंने ऐसा ही किया है और ऐसा ही लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास अभाव है या आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर जज्बा है, मेहनत है, अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए और धैर्य के साथ आप पढ़िए, सफलता आपके कदमों में करते हैं। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, जी सर, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की, परीक्षाओं की तैयारी की, तो ये आपने लक्ष्य बनाया था कि आपको पीसीएस परीक्षा ही तैयारी करनी है या इसको सफल होना है? नहीं सर, लक्ष्य तो ये था कि जब मैं पढ़ता था बचपन से ही, तो जो मेरे फादर थे उनका ये बोलते थे मुझको कि भाई तुमको आईएएस बनाएंगे। तो मुझे उस समय पता भी नहीं था कि आईएएस होते क्या है, लेकिन ये जरूर पता था कि हाँ डीएम होते हैं। जब स्कूलों की छुट्टियाँ घोषित होती थी कि डीएम ने छुट्टी निकाल दी है, तो लगता था कि हाँ ये एक मतलब मुझे करना है। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब मैं 10th में था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उनके एक्सपायर होने के बाद शायद सब चीज़ बिखरनी शुरू हो गई थी और शायद मेरे सपने भी बिखरने शुरू हो गए थे। लेकिन उस समय पे हमारे परिवार ने, मेरे चाचा जी हैं, मम्मी जी हैं, मेरी बहनें हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे परिवार ने सिर्फ मेरे ऊपर जो है प्रयास किया कि हाँ इस लड़के में लगन है तो इसको निकाल देंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन इस बच्चे को बनाएंगे। उसके बाद सर मैंने फिर 12th किया। हालांकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। जहाँ से मैंने 12th किया, चौधरी मनवा सिंह इंटर कॉलेज से, वहाँ के अध्यापकों ने मेरी फ़ीस भी माफ़ कर रखी थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। और सर उस दौरान मेरी जो मम्मी जी हैं, क्योंकि कुछ खर्चे थे जो घर के थे,
तो उन्होंने सर गांव के ही प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में खाना बनाने का कार्य किया था। तो वो समय बड़ा टफ था, लेकिन ये था कि संघर्ष से हम डरे नहीं और हमें पता था कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही है। और उन्होंने सर मुझे हिम्मत दी। जैसे मेरा 12th हुआ तो फिर मैंने जो मेरे चाचा जी हैं पड़ोस में अभिदव्य कुमार सिसोदिया, उनके पास में गया। उनसे बोला कि चाचा जी मुझको ये करना है, आप मुझे गाइडेंस कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो इंटरमीडिएट में साइंस के सब्जेक्ट थे, तो अब साइंस लेकर आगे पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर आप बीएससी या बीटेक भी करेंगे तो आपको बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। तो एक नॉर्मल सा हमारा एक वे बन गया कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हम सिंपल सी बात है हम बीए कर लेंगे, आर्ट्स सब्जेक्ट लेंगे और उनसे हम आगे बढ़ेंगे। तो वो एक टफ डिसीजन था कि मैं साइंस में अच्छे नंबर लेने के बाद मैंने छोड़ा था। मेरे दोस्त लोग मुझको बोलते थे कि ये तूने क्या कर दिया, अपना फ्यूचर को सोच, कहाँ तू साइंस से निकल के बीए में पहुँच गया है। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में सब चीज़ें पहले से क्लियर हो रही थी, और ये आप कह सकते हैं कि परिवार की स्थिति को देखकर या मेरा खुद का जो मैं देखता था कि घर में कितनी दिक्कतें हैं, आर्थिक रूप से दिक्कतें हैं, तो सर उसके बाद धीरे धीरे लगन लगती चली गई, किताब लाने शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गया। और फिर मैंने ग्रेजुएट किया और उसके बाद फिर मेरा लक्ष्य था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट भी करना है। वो किया और पोस्ट ग्रेजुएट करते करते मैंने अपने सब्जेक्ट इतिहास में यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया था। तो मुझे लग रहा था कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन सपना तो मेरा यही था कि मुझे अधिकारी बनना है। तो वो चाहे यूपीएससी के थ्रू हूँ या मैं पीसीएस, अभी फिलहाल स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम मैंने निकाल लिया है। तो हालांकि एक सपना पूरा हुआ है मेरा कि जिसके लिए मैंने संघर्ष किया था। बहुत अच्छा दिव्या, चलिए चलते हैं आपके बचपन की ओर, क्योंकि जैसे आपने बताया बचपन आपका बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जब आपके फादर थे और जब उनका स्वर्गवास हो गया, तो उस वक्त वो जो दौर था वो कैसा रहा है, कैसी आपको परेशानियां आई हैं, जानना चाहेंगे उस बारे में। डेथ के बाद आप ये समझ लीजिए कि मतलब ज़िंदगी फिर दूसरे एक वे में पहुंच गई थी। और ये था कि जब तक वो थे तो हाँ ये था कि हमारी फीस और वो क्योंकि जो करते थे तो हमारे खर्चे पूरे हो रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि खर्चे नहीं पूरे होते थे, जितना उनसे होता था वो करते थे। लेकिन जब उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, जिस दौर में बच्चे के, जब वो भविष्य हाई स्कूल के बाद बच्चा आगे बढ़ता है, पैसों की ज़्यादा दिक्कत होती है, इधर उधर आना जाना, तरह तरह की चीज़ें आपके पास करने के लिए होती हैं। तो जिस समय उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय वो इस दुनिया से चले गए थे। और शायद वही टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी का था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन वो मरे थे उस दिन मेरी पहली यूपीएससी की किताब उन्हीं ने मुझको ला कर दी थी धामपुर से। अच्छा। हाँ, तो मैं उस समय हाई स्कूल में था और मेरे पेपर जस्ट ख़त्म ही हुए थे। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के 6 दिन बाद वो मर गए थे। तो एग्ज़ाम के दौर में वो पूरी तरह से बीमार थे, तो मतलब मैं भी परेशान था उसको लेकर। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, पता नहीं उन्हें क्या था, वो गए थे सुबह, उन्हें बहुत दिक्कत थी, बीमार थे वो, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे लिए किताब वहाँ से खरीद कर लाए थे। और मरने से मुश्किल से 2 या 3 घंटे पहले वो किताब मुझको मिली थी, उन्होंने ला के दी थी। रात को उनकी डेथ हो गई थी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगता था कि यार उनकी कितनी इच्छा थी, एक इंसान जो बीमार है उससे वो तड़प रहा है बीमारी से, लेकिन उसके बाद भी वो आपके लिए किताब आपको ला कर दे रहा है। और यूपीएससी की किताब, सीसैट की किताब थी वो, उन्होंने मुझको ला कर दी थी। तो मुझे लग गया था कि यार मुझे करना तो यही है। तो मतलब देखिए दिव्या, मैं और लोगों से भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, बट कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आदमी थोड़ा सा भावुक हो जाता है। तो आपकी जो संघर्ष की जो कहानी है वो मुझे भी अंदर से कचोट रही है। जब आप आज एक पीसीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ऐसी क्या बात थी जो आपके पिताजी चाहते थे, या जो आपको आज की दौर में लगता है कि हाँ अगर मेरे पिताजी होते तो वो मुझसे यह कहते, या उनकी ये बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, मैं वो जानना चाहूँगा आपसे। सर हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं होती कि हम जो चाहें वो कर सकें, हमें सब चीज़ जुटानी पड़ती हैं। तो सर फादर का अगर ये वो होते तो उनका यही कहना था कि बेटा एक अच्छा इंसान बनो और ताकि तुम समाज के लिए कुछ कर सको। तो मुझे लगता था कि शायद वे इसी पोस्ट के लिए बोलते थे कि इसमें आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको रिसोर्सेज मिलती हैं, एक अथॉरिटी के द्वारा आपको रिसोर्सेज दी जाती हैं, आपको बस उनका एक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो उनको लगता था कि एक अच्छा इंसान बनकर समाज की सेवा अगर करना है तो ये एक अच्छा रास्ता हमारे लिए हो सकता है। जिस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो रिसोर्सेज हमें जुटाने पड़ते हैं, पढ़ने के लिए जुटाने पड़ते हैं सर। और यही कारण था कि शायद यही सब चीज़ें थी कि सर मेरी पढ़ाई को लेकर मेरे पूरे परिवार का मैं पूरा श्रेय दूंगा अपने परिवार को कि उन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। बिल्कुल।
मतलब आपके पिताजी अगर आज होते जी। तो उनको जो वो चाहते थे कि मेरा जी बेटा सर। समाज के लिए कुछ करे, जी सर। और समाज के करने के लिए, समाज के हित के लिए जी सर। जो उन्हें जो रास्ता लगा, जी तो सर। वो चाहते थे कि आप एक आईएएस या पीसीएस जी अधिकारी सर, बने, बिल्कुल सर, वो और चाहते आपने आज उनके सपने को साकार जी किया है। सर। तो कैसा लग रहा है आपको? ये सर, जब मेहनत आपकी रंग लाती है तो अच्छा तो लगता ही है, और मेहनत जब संघर्षों के बीच से होकर निकली हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सर हमारे पास जो ज़मीन थी वो तक भी हमने बेच दी थी अपनी पढ़ाई के लिए। और ये तो सर होता ही है कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए लगते हैं तो वहाँ पर आपकी अवहेलनाएँ भी होती हैं। जी। मेरी अवहेलनाएँ इस तरह से होती थी क्योंकि सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। जी। तो जब मैं ज़मीन बेचकर पढ़ा तो इतनी अभियंताई हुई सर कि लोग कहते थे कि इसने ज़मीन बेचकर पैसा उड़ा दिया कहीं, ये कुछ नहीं करेगा, ये अपने मम्मी और अपने परिवार को धोखा दे रहा है। देखिए, आज आप भावुक भी हो गए हैं, और भावुक होने का क्षण भी है, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि आपकी अगर कोई भी इस जीवन कहानी को सुनेगा, जीवन का जो ये संघर्ष आपने किया है, तो वो मन को व्यथित करता है, जी सर। लेकिन अगर उसका जब सार निकालें तो वो बहुत खुशी भी देता है। जी सर। दिव्य, अगर हम बात करें आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है या जो प्रारंभिक आपका दौर रहा है, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे उस बारे में। कैसे आप छात्र थे, कैसी आपकी उस समय शिक्षा रही है, वो जानना चाहिए। सर, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से हुई है। हिंदी माध्यम का मैं स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया था कृपाओं की माता राजा प्रताजपुर से। इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया है कि मैंने चौधरी मीमा सिंह मेमोरियल से किया था। पढ़ाई के दौरान सर मैं एक एवरेज से थोड़ा अबव मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अभी तक मेरे अध्यापक लोग मुझे जानते हैं कि चाहे वो अध्यापक जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सब स्टाफ मेरा घर आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने गुरुजनों को इस तरह से गौरवान्वित होते देखकर मेरी वजह से। जी। तो वो लोग अभी मुझे, मतलब हम सोचते हैं ना कि जो बच्चा होता है क्लास 3rd में होता है, फिर वो अभी आज मैंने मास्टर डिग्री ले ली है तो एक चेहरे में भी भाव बदल जाते हैं, लेकिन वो टीचर अभी भी मुझे कहीं मिलते हैं तो मुझे नाम से वो लोग जानते हैं। तो शायद वो यही कारण है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर हमेशा खड़ा उतरा, जो मुझसे उम्मीद वो करते थे मैं उनको करता था। तो पढ़ाई में सर मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ पहले से ही। दिव्य, अब हम बात करेंगे आपके उस दौर के लिए जब आपके जो पिताजी थे, जब उनका स्वर्गवास हो गया, और जैसे कि आपने पहले बताया उस समय आपकी माध्यमिक शिक्षा का दौर चल रहा था। उस समय जो सारी घर की जिम्मेदारी थी, आपकी पढ़ाई थी, या और जो पारिवारिक जो क्रियाकलाप थे, वो सब कैसे मैनेज हुआ? कैसे आपकी माताजी ने उस दौर को, संघर्ष से सफलता तक का जो आपका दौर है, उसमें उनका क्या रोल रहा? कैसे उन्होंने निर्वहन किया, मैं जानना चाहूँ। पिताजी के स्वर्गवास के बाद एक आर्थिक संकट परिवार के ऊपर आ गया था, और वो भी उस समय पर आया था जिस समय पर हम लोगों की पढ़ाई चल रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपने 10th के पेपर ही दिए थे, और मेरे जो दोनों बड़ी सिस्टर्स हैं, वो एक सिस्टर तो मेरे साथ 10th के पेपर ही दिए थे उन्होंने भी, और जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उन्होंने इंटरमीडिएट उस समय करा था। तो मतलब अभी हमारे पास ये भी कुछ नहीं था कि हमारे पास रोज़गार के साधन हैं या हम कहीं कुछ जाकर कर सकते हैं। तो सर, हमारी ज़िंदगी का एक वाक़या यह भी है कि उसी समय पर मैंने हरिद्वार में जॉब किया सर, एक कंपनी में। अच्छा। हाँ। तो मतलब उस समय पढ़ते दौर पे आपने जी सर नौकरी भी की? जी। अच्छा। तो मैंने करी थी वहाँ पर नौकरी। तो जब मैं जाता था ऑफिस में तो मुझे लगता था कि मैं अपनी योग्यता का पतन कर रहा हूँ यहाँ पर। जी। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो मुझे पढ़ना चाहिए। जी। तो सर, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं सब छोड़ छाड़ के वहाँ से आ गया था सिर्फ पढ़ने के लिए। हाँ। और फिर मैंने ग्रेजुएशन, परिवार पे पैसों का संकट तो था ही सर जी, लेकिन ये था क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मैं करूँगा, कि मैं पढ़ता था, जो आईएएस या पीसीएस अधिकारी होते तो उनका मैं संघर्ष पढ़ता था। जी। तो मुझे लगता था कि ये हम ही लोगों में से निकले हुए लोग हैं, तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। और अपनी जो अभाव थे हमारे पास, जी, मैंने उनको प्रभाव में बदलने की कोशिश करी कि मेरे अभाव ही मेरी ताकत बन जाए। और इसी दौरान सर मेरी बहनों ने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अब कुछ साधन था नहीं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और वहाँ पर 500-1000 रुपये मिलते थे। जी। मम्मी जी ने उसी समय मिड डे मील में खाना बनाना शुरू किया, और मैंने फिर गाँव में आकर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने ट्यूशन, और वो ट्यूशन मैंने अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी बच्चे मेरे पास आते हैं।
तो मैं लगातार उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो जिससे हमारी ज़रूरतें तो कम से कम पूरी हों। भले ही ज़रूरतें भी पूरी तरह से पूरी नहीं होती थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि गुजर बसर हो रही थी और पढ़ाई मेरी चल रही थी। मैं पूरा फोकस पढ़ाई पे था अपनी। तो सर लेकिन आप ऐसा कब तक करोगे, एक समय ऐसा आता है कि आपको पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो उस समय फिर हमने ज़मीन बेच दी थी अपनी कि भाई पढ़ना है तो कुछ तो करेंगे। तो सर ज़मीन भी बेची और बहनों ने मेरी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, मम्मी जी ने स्कूल में खाना बनाया। तो ये सब हमारे आर्थिक संसाधनों को जुटाने के साधन बने। परिवार में जो चाचा जी थे वो भी, उन्हें भी इतना प्रबल नहीं कह सकते थे कि वो हमारे लिए या मतलब, लेकिन उनका इतना ही बहुत था कि वे हमारे साथ रहे। उन्होंने हमारी हर जहाँ भी हम टूटने हर मोड़ पे मतलब कह सकते हैं कि एक फादर का जो रोल था वो उन्होंने निर्वहन किया, पूरा किया। घर में वो रहते थे तो हमें हिम्मत रहती थी कि यार चलो घर में है बड़े, तो हम और सब झंझटों से बचकर मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाता था जी। तो सर यहाँ तक ये सब रहा। और सर इस दौर में ऐसा भी हुआ है, मैं आपको सर सच बताऊंगा बिल्कुल, कि हम लोग भूखे भी सोए हैं। अच्छा जी सर। क्योंकि देखिए आपकी आंखें भी नम हो गई इस बीच में, और मेरे को भी जो आपकी जो आपकी संघर्ष की कहानी है वो मेरी भी आंखें नम कर रही है। तो मैं दिव्य प्रकाश जी ने भी एक लाइन बोली है कि उन्होंने अपने अभावों को प्रभाव में बदलने की प्रेरणा ली, दूसरे संघर्ष को पढ़कर, उनको जानकर अपने संघर्ष को सफलता में बदला। तो ये मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि दिव्य प्रकाश जी की जो आज हम कहानी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके संघर्ष के दौर को हम आपको दिखा रहे हैं, युवा इससे प्रेरणा लें और अपने संघर्ष की कहानी को सफलता में बदलें। क्योंकि अभी हम दिव्या जी से बात कर रहे थे उनके सफलता के दौर की, लेकिन वो जो दौर है, जो सफलता का जो दौर आज उन्होंने पाया है संघर्षों से लड़के, वो आपके बिना संभव नहीं था। तो आज जब आपका बेटा एक पीसीएस अधिकारी बन चुका है, तो कैसा आपको महसूस होता है, कैसा आपको लगता है? मेरा बेटा पीसीएस अधिकारी बन चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है, परिवार वालों को बहुत खुशी हुई है और बहुत जो मेरे दिल की भावनाएं थी वो मेरे बेटे ने सफल पूरी कर दी। क्या आपको यकीन था दिव्य ने जो अपने लक्ष्य का जो निर्धारण किया है, जो उसने लक्ष्य चुना है अपने लिए, क्या वो उसमें सफल हो पाएगा? क्या आपको इस बात का यकीन था? क्या लगता था आपको उस समय? हाँ, मुझे यकीन था कि मेरा बेटा दिव्य प्रकाश इस सफलता को पूरा करके ले जाएगा और मुझे विश्वास भी था, मुझे बहुत विश्वास था कि मेरा बेटा इस सफलता को पूरा कर देगा। बिल्कुल। देखिए आज जब वो संघर्ष से निकल के सफलता के दौर में आ चुका है और इस संघर्ष को जो सफलता में परिवर्तित किया है वो निश्चित तौर से आपने किया है। हमने पूछा है दिव्य से और भी लोगों से परिवार के, जो कष्ट आपने सहे हैं उस समय, पर आज जो उसका फल मिला है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा हूँ। खुशी होती है? खुशी है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बेटे ने नाम रोशन किया है जिले में, यूपी में, सब उसमें मेरे बेटे ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया। जो मुझे लोग कहा करते नहीं, उनका मन नीचे हो गया, लेकिन मेरा सीना ऊपर हो गया, मेरा और मेरे परिवार वालों का। आपको बहुत बहुत बधाई सर्च इंडिया चैनल की तरफ से, मेरे टीम की तरफ से, समाज की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। आज आपके भाई एक पीसीएस ऑफिसर बन चुके हैं। जब आप उनको पढ़ते हुए देखती थी, उनको संघर्ष करते हुए देखती थी, और जब वो अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत थे, तो कैसा लगता था आपको? अच्छा लगता था, वो मेहनत करते थे, हम देखते थे, महसूस करते थे कि वो इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो विश्वास भी था कि अगर ऐसा है तो एक न एक दिन वो अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। मतलब आपको ये यकीन था कि जो आपका भाई संघर्ष कर रहा है वो पूरा होगा, हमें यकीन था। और आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जब आज दिव्य एक पीसीएस ऑफिसर बन गए हैं,
तो आपने आगे अपने लिए क्या सोचा है? आप, क्योंकि वो एक समाज की एक ऐसी सर्विस में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की सेवा करने का उनको मौका मिलेगा, तो क्या प्रेरणा मिलती है आज आपको अपने भाई से? हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वे समाज में नाम कमाए अपना, वे समाज को देखें, पहले हमसे ज़्यादा समाज को देखें। ठीक है। ये प्रेरणा मिलती है कि आगे चलकर समाज हमें इतना नहीं देखे जितना समाज को देखे। बिल्कुल। और आप उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं कि जैसे उन्होंने संघर्ष से सफलता पाई है, तो आज अपने भाई को आज आप जैसे देखते हैं, तो आप उनसे क्या सीखते हैं या क्या प्रेरणा आपको मिलती है? जैसा उन्होंने संघर्ष किया है और लगन के साथ पढ़ाई करी है, अपने घर वालों की दिक्कतों को दूर करा है, वही मैं करना चाहती हूँ, ऐसी करना चाहती हूँ। हमने बात की दिव्य प्रकाश जी के परिवार में उनकी माताजी से, उनकी बहनों से। अब हम बात करते हैं उनके चाचा जी से, जिन्होंने उनके पिताजी के देहांत के बाद उनको कई ऐसे मौक़ों पे या हर उस जगह जहाँ पे एक पिता की आवश्यकता हो सकती है, वहाँ पे उनको मदद की। आइए बात करते हैं उनके चाचा जी से। आज हम बात कर रहे हैं अब दिव्य प्रकाश जी के चाचा जी से, जिनका नाम है श्री दिनेश कुमार जी। तो मैं जानना चाहूँगा, दिव्य आज एक पीसीएस ऑफिसर बन चुके हैं और उनका जो बहुत ही संघर्षों का जो दौर रहा है, उनके पिताजी का भी जब स्वर्गवास हो गया था, तो उसमें भी कई दौर पे आपका हर जगह उनका आपका सपोर्ट रहा है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस दौर पे आपने कैसे उनको मदद की, और आज जब वो एक अधिकारी बन चुके हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है। एक बच्चे को जैसे पढ़ाई के लिए शुरू से लगाया था, जो प्रयास करे थे उसमें वो सफल हुआ, और खुशी तो इतनी है जैसे 13 वर्ष के बाद भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, सुदामा के यहाँ कृष्ण आया था, उसी तरह से खुशी है सब कि सुदामा के यहाँ कृष्ण। ज़्यादा मदद तो नहीं कर सका, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं टूटी। जी जी। मैं कहता था भैया अर्जुन वाली तेरी आँख बींदनी है तो लक्ष्य लगाओ रहो जी। एक दिन बींद लोगे और भैया भटकोगे तो कुछ नहीं। जी, तो हमने जितने तो आप देख सकते हैं आज इस परिवार में कितना खुशी का माहौल है, कितने भावुक भी हैं लोग। अब हम बात करने वाले हैं दिव्य प्रकाश जी के गुरु से, जो उनके पिताजी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने उनको संघर्ष से सफलता के दौर में जो एक सपोर्ट किया, एक मार्गदर्शन किया, तो वो हैं श्री भवितव्य सिसोदिया जी। तो बात करते हैं उनसे। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस रुझान में आए हैं। सर, आपने ये फोकस किया है इस पढ़ाई की ओर को, उन युवाओं पर। ये कहना चाहूँगा कि जो योगदान की बात है तो वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं दिव्य प्रकाश का अध्यापक रहा हूँ। लेकिन सौभाग्य तभी होता है जब अर्जुन सामने होता है तो कृष्ण कृष्ण होते हैं जी। योगदान तो उन सभी शिक्षकों का है कि जो पहले से चले आ रहे हैं। हाई स्कूल में सबने योगदान दिया, 8th क्लास में सबने योगदान दिया, इंटर में योगदान दिया, और ग्रेजुएशन तक जो भी चले आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस बेसिक शिक्षा का सवाल है तो वो इंटर के बाद शुरू होती है। और दिव्य प्रकाश से जो मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा है वो 2012 से लेकर 2020 तक का योगदान रहा है। मुझे गौरवान्वित लगा कि वो मेरा शिष्य है। मुझे लगा कि वो जिस मार्ग पर हमने चलने की कोशिश करी थी, वो चाहे भाई संघर्ष क्यों ना रहे हो, लेकिन वो संघर्ष आज बड़े सूक्ष्म दिखाई देते हैं। वो लगता है कि वो सफलता बहुत ऊंची है कि जो हमारा संघर्ष था शायद अभी चलता भी रहता, उसके बाद में मिल जाती तो अभी हम थम सकते थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो दिव्य प्रकाश जी की जो संघर्ष से सफलता का जो दौर है उसमें जो आपकी भूमिका है वो अत्यंत प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। जी सर। सर्च इंडिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है, अभिनंदन करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा सर आपके चैनल का, अर्पित जी का, विकास जी का और अभिषेक जी का। जो प्रयास आप लोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और हम
जिनको हमें कोई देखना नहीं चाहता, और उनका आपने जो है इस ढंग से हमें अपना सम्मान दिया। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, आपकी सभी टीम का, आपके पूरे चैनल का, और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए सर्च इंडिया का यही प्रयास है कि जहाँ भी जो टैलेंट है, जो लोगों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है और समाज उनसे कुछ प्रेरणा ले सकता है, समाज के लिए वो एक आइडल के रूप में साबित हो सकते हैं, तो वही हमारा प्रयास है कि उन लोगों को पहुंच के समाज तक रूबरू कराना। बात करते हैं दिव्या, क्योंकि आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं। जी सर। आपके पिताजी एक सामान्य किसान थे। जी आपका जो संघर्ष रहा है जी वो बहुत अधिक रहा है, जी सर। क्योंकि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, जी आप एक सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से थे। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो देश के युवा हैं, विशेष तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जी। सामान्य परिवारों से आते हैं, तो वो आगे किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, जी। या जो उनका संघर्ष है या जो उनका प्रयास है वो आगे किस तौर से कर सकते हैं, क्या आप उन्हें बोलना चाहेंगे? देखिए सर, क्योंकि मैं एक ग्रामीण, जो मेरी पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण है और सामान्य परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन सर मैं अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं या जिनके सामने समस्याएं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं और उसके अनुरूप आप उस रास्ते पर चलते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आप उस पर लगते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कठिनाई आपके सामने छोटी पड़ जाती हैं। और आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में मेरे साथ भी समस्याएं होती थी, मैगज़ीन प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाती थी, न्यूज़पेपर्स जो हमें चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते थे, बुक्स वगैरह भी हमको एकदम अवेलेबल नहीं हो पाती थी, हमको इंतज़ार करना पड़ता था। और ख़ासकर सर और भी बहुत समस्याएं थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली की समस्याएं हो जाती हैं, मतलब आप लाइट प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं आप जी। तो मेरा बस यही कहना है, लेकिन उन समय में भी आपको ऐसा ये समझना है कि ये हमारा जो संघर्ष है, क्योंकि हम एक बड़े पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। तो संघर्ष अगर आप बड़ा करेंगे तो मुझे लगता है आपको पद जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, जैसे मुझे मिला है।